हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इंग्लिश कोर का, इसी के एनुअल यानी कि फाइनल एग्जाम 2025-26 के लिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में, और वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले एक दो दिन में ही यानी कि 13 फरवरी 2026 को, ठीक है, चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे हो या फिर इवनिंग शिफ्ट के, आप सभी का इंग्लिश का जो एनुअल एग्जाम है, आपका जो फाइनल एग्जाम है, वार्षिक पेपर है, ये होने वाला है। तो आपके 13 तारीख के पेपर के लिए हम लोग अपना जो चौथा वाला सैंपल पेपर है इसी को डिस्कस कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। तो ये वीडियो इसी पेपर 4 के पार्ट 2 की रहने वाली है। और ये जो पार्ट 2 की वीडियो है ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इस पार्ट 2 के अंदर हम लोग अपना सेक्शन नंबर सी यानी कि लिटरेचर कवर करेंगे। लिटरेचर सेक्शन सी अर्थात जो आपकी दोनों बुक्स है ना, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट, इन दोनों ही बुक्स के हम लोग डिस्कशन करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिलेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में, जिसके हाईली चांसेस हैं कि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो सकता है। हर साल पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चों, ये हमारे पेपर नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 की वीडियो रहने वाली है। आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके आप हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं बच्चों, ठीक है। आप लाइक करेंगे तो हमें और अच्छा लगता है और मेहनत करने का मन करता है, ठीक है ना। और शेयर कीजिएगा दोस्तों में, कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, और टेलीग्राम पे सारे बच्चे ज्वाइन कर लो, और इंस्टा पे चाहो तो फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं पेपर 4 के पार्ट 2 को। और हाँ, आप सभी के लिए एक चीज और बच्चों, जो भी हम आपको 8 से 10 सैंपल पेपर करवा रहे हैं ना आपके फाइनल एग्जाम के लिए, यहाँ पे आई बटन के अंदर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। इसमें हर एक सैंपल की जो वीडियो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो कोई मिस हो जाए, कोई पार्ट, कोई वीडियो, कोई लाइव सेशन, तो उसमें से जाके देख लीजिएगा, मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं अपने आज के इस सैंपल पेपर 4 के पार्ट नंबर 2 की वीडियो को। तैयार हो बच्चों? आर यू रेडी? तो चलो शुरू करते हैं। सेक्शन ए हम पिछली वीडियो में समझ चुके हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से समझा था। आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छा और प्यारा सा फीडबैक दिया था, ठीक है। मैंने आपको नोट मेकिंग बहुत अच्छे से समझाई थी। टॉपिक हमारा इन द इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिटेशन था, ठीक है। फिर हमने सेक्शन नंबर 20 समझा था। इसमें आपका पहले तो ग्रामेटिकल पार्ट था, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे एडवर्टीजमेंट था, जो कि सिचुएशन वेकेंट के ऊपर होता है, वांटेड के ऊपर होता है, सेल पे होता है, परचेज पे होता है, ठीक है। फिर आपकी पोस्टर राइटिंग थी, तो इसको देखो बहुत बढ़िया तरीके से मैं डिजाइन करके समझा था। फिर स्पीच थी हमारी, हमारा जो टॉपिक था द डिक्लाइन इन द गर्ल चाइल्ड पॉपुलेशन, इसके ऊपर था, ठीक है। इसकी स्पीच हमने सुनी थी, समझी थी। द कैरियर्स टुडे, इसके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर हमारी डिबेट थी, जो कि ये थी कि जो मोबाइल फोन्स हैं वो स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए होने चाहिए या नहीं। तो हमने इसके मोशन की भी बात की थी, और हमने इसके अगेंस्ट में भी बात की थी, ओके। चलिए, तो शुरुआत करते हैं बच्चों आज के इस पेपर के हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शन की, सेक्शन नंबर सी, लिटरेचर का, ठीक है, जो कि हमारी दोनों बुक्स का है, ओके बच्चों। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि बेसिकली आपका 3 मार्क्स का आएगा। और ये क्वेश्चन आपकी हॉर्नबिल का जो पार्ट है, पोएम वाला सेक्शन यानी कि कविता वाला जो सेक्शन है, उससे लिया जाएगा। होगा ये कि आपको किसी भी एक कविता का एक स्टैंजा दे दिया जाएगा, उसकी 3 से 4 लाइनों में से आपसे 3 एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। एक तो ये रहेगा। इसी प्रकार से आपसे अथवा में आपकी जो दूसरी पोएम होगी उससे संबंधित, जैसे यहाँ पे जो है द वॉइस ऑफ द रेन, उससे पूछा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन 10 रहेंगे, ओके। तो सबसे पहली जो हमारी पोएम है ये है द लेबनियम टॉप। अब इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस क्या कहते हैं, इसे पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि हु डज शी रेफर टू, ठीक है। तो इस पूरे स्टेंजा में ये जो शी है, सी एंट्रेस द थिकनेस, ये शी शब्द है, ये जो शी वर्ड है, ये किसके लिए यूज किया गया है? द स्टेम ऑफ द ट्री, ट्री के लिए यूज किया गया है। इंजन ऑफ ट्री, ट्री के इंजन के लिए। गोल्डफिंच के लिए, या फिर किसी के लिए नहीं। तो शी किसके लिए है? शी यहाँ पे यूज किया गया बच्चों द गोल्डफिंच के लिए, ठीक है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन बच्चों, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन स्लीक एज ए लिजार्ड। तो कौन सा पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज किया गया है? सिमिली। कौन सा है? सिमिली। एंड थर्ड क्वेश्चन, द गोल्डफिंच हैज बीन कंपेयर टू अ लिजार्ड, यानी कि जो गोल्डफिंच है
उसको लिजार्ड से कंपेयर क्यों किया गया है? बिकॉज इट्स मूवमेंट इज क्विक एंड अलर्ट। जिस प्रकार से जो लिजार्ड है वो बहुत ही अलर्ट होती है, चिकनी सतह वाली होती है और बहुत ही तेज होती है, उसी प्रकार से गोल्ड फिंच भी मूवमेंट में बहुत तेजी दिखाती है, अलर्ट रहती है, हमेशा सावधान रहती है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी तुलना की गई है। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया? इसकी गति, तीव्रता एवं सतर्कता की वजह से। तो आपका बी राइट है। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब अथवा वाला देख लेते हैं। तो अथवा वाला जो है, इसमें कवि जो है उससे हेल एंड हेवन के बारे में वो बातें करता है, फिर रेन के बारे में बातें करता है। तो ये कुछ है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है बच्चों कि एक्सप्लेन ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट टू सेम। यानी कि अभी आपने पढ़ा कि पूरी तरह से बदल गया लेकिन वह फिर भी वही है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि रैन चेंजेस सिविलियल फॉर्म्स स्टिल इट रिमेन्स द सेम। यानी कि जो मिट्टी है वो कई प्रकार के रूप धारण करती है। आपने वो क्या नाम है, एक स्टैंजा मैंने करवाया है हिंदी में, जो कि था 100 बार बने 100 बार मिटे, मिलती फिर मिट्टी ही मिट्टी में। चाहे 100 बार बने 100 बार मिटे, किसी भी प्रकार का आकार ले, आखिरकार मिट्टी मिट्टी में ही मिलती है। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद सेकंड, एक्सप्लेन दी पैरास यूज्ड फॉर क्लाउड्स वेजिटेटिव फॉर्म्ड। यानी कि आपको बताना कि बादलों के लिए प्रयुक्त वाक्यांश में अस्पष्ट रूप, इसको समझाइए। तो ये जो वर्ड है अस्पष्ट रूप, ये क्या है? नो डिफाइन शेप। यानी कि बादलों का कोई एक डेफिनेट जो शेप है ये नहीं होता है। ठीक है, तो ए आपका राइट है। क्वेश्चन थर्ड, एक्सप्लेन दी पैरास आई डिस्कैन टू लीव द ड्राउट्स। यानी कि जो पैरा दिया गया है आपको कि मैं सूखे का आनंद लेने के लिए उतरता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली किसने कहा है? क्या ये द रेन राइजेस अप टू स्काई एंड द फॉर्म्स क्लाउड, यानी कि जो वर्षा है वो आकाश से उठती है और बादल बन जाती है, ऐसा होता है? नहीं, बल्कि रेन फॉल्स ऑन द अर्थ एंड सेटिस्फाइज एवरीवन्स टेस्ट। यानी कि जो धरती जो वर्षा है वो धरती पर गिरती है पानी के माध्यम से और लोगों की प्यास बुझाती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया। तो क्वेश्चन 10 का पहला पार्ट, दूसरा। अब क्वेश्चन 11 की बात करते हैं। अब 11th में हॉर्नबिल के आपके जो चैप्टर है उससे 3 नंबर के एमसीक्यूज होंगे। एमसीक्यू हो सकता है और एक क्वेश्चन हो सकता है कि 2 एमसीक्यू के अलावा एक आपका 1 सेंटेंस वाला हो जाए। तो यहाँ पे है बच्चों कि all afternoon the usual line tourist from around the world had descended into the cramped rock cut tomb some 26 feet underground to pay their respects। यानी कि बहुत सारे पर्यटक जो थे वो लाइन में लगे हुए थे उनके सम्मान के लिए। ठीक है, 26 फीट की चट्टान को काट कर बनाए गए टूट के मकबरे में उतारा गया था उसको। ठीक है, और कुछ एक दो बातें हैं। मेनली जो आंसर है जो हमारे क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो क्या है कि टू हुम व्हाट द टूरिस्ट हैड द टूरिस्ट केम टू रिस्पेक्ट। यानी कि यहाँ पे जो टूरिस्ट थे वो किसके सम्मान के लिए यहाँ पे आए थे? टॉम्ब ऑफ टूट के लिए, ट्रीशस इन टूट टॉम्ब के लिए, मम्मी ऑफ टूट के लिए, या फिर मैन कॉफिन ऑफ टूट के लिए? तो किसके लिए आए थे? किसके सम्मान में? मम्मी ऑफ टूट के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड्स मोरल्स डेस्पिक्ट इन दी पैसेज। यानी कि ये जो आपने शब्द पढ़ा है भित्ति चित्र, क्या बोलते हैं? भित्ति चित्र, मोरल्स, इसका सेकंड वर्ड यहाँ पे क्या है? सेकंड वर्ड इन द सेंस कि इसमें उसको क्या उपयोग में लाया गया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो है मोरल्स, मोरल्स का मीनिंग क्या है भित्ति चित्र का? तो वो होता है आर्ट वर्क ऑन द वॉल्स ऑफ द टॉम्ब। यानी कि मकबरे की दीवारों पर की गई कलाकृतियों को यहाँ पे मोरल्स कहा गया है, भित्ति चित्र कहा गया है। ठीक है, एंड थर्ड क्वेश्चन, वेयर वाज टुट्स ग्लाइडेड फेस। यानी कि जो टुट का सुनहरा चेहरा था वो कहाँ था? तो वो किसमें था? कॉफिन लिड, यानी कि ताबूत के ढक्कन में। ठीक है, तो बी करेक्ट है। तो ये आपका हो गया वो टुट वाला जो चैप्टर था उससे संबंधित। अब अथवा में देखते हैं। तो अथवा में बेसिकली किससे है? जो आपका पहला वाला चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी उससे लिया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो इसे पढ़िए आप। मैं जो आंसर है मैं उसकी बात करता हूँ आपके सामने। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड ग्रैंड मदर फील व्हेन द ऑथर वाज गोइंग
अब्रॉड, यानी कि जो दादी थी उसने क्या फील किया जब उसका पोता अब्रॉड जा रहा था। वो हैप्पी थी? नहीं। वो दर्द में थी? नहीं। नॉट सेंटिमेंटल? नहीं। वेरी इमोशनल? नहीं। अरे सर जी आंसर क्या होगा फिर? आपने सारे कट मार दिए, कोई तो एक आंसर होगा ना इसमें से। आंसर है ना, बताओ कौन सा है। कि जब उसकी दादी को पता चलता है कि उसका पोता अब्रॉड जा रहा है तो उसे कैसा फील लगता है? नॉट सेंटिमेंटल। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी? जब वो चला जाता है उसका पोता अब्रॉड, तो वो कैसे अपना टाइम बिताती है? तो कैसे बिताती है? स्पिनिंग इन द व्हील एंड फीडिंग स्पैरोस। क्या करती है वो बेसिकली चरखा चलाती है, ठीक है, सूत काटती है एक तरीके से। और जो गौरैया थी, गौरैया जो पंछी का नाम है, स्पैरो जो थी, उसको खाना खिलाती थी, दाना देती थी बेसिकली। सेकंड थर्ड क्वेश्चन, द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ऑथर वाज व्हेन? तो टर्निंग पॉइंट बेसिकली क्या था? वो ये था कि हिज पेरेंट्स कॉल्ड देम बोथ टू द सिटी, यानी कि उसके माता पिता ने उन दोनों को शहर बुलाया था। यही उनकी जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा था, दादी और पोते के बीच में। ओके, तो ये भी आपका हो गया। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 11 दोनों पार्ट कंप्लीट हुए। अब क्वेश्चन 12 की बात करते हैं, और ये है आपके क्या बोलते हैं, जो विस्तास वाली किताब, विस्तास कह रहा हूँ, स्नैपशॉट वाली किताब है, उससे विस्तास तो 12th में है। ओके, देखो, माई कजन मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिस्केंडेंट ऑफ दिस मैन, ऑल्थो मुराद's फादर वाज जोराब हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो मुराद है और क्या नाम है आराम, इसके बीच में थोड़ा डिस्कशन चल रहा है, वही बात यहाँ पे दी गई है। हम क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? हु वाज मुराद कजन? तो मुराद का कजन कौन है? जॉन बेरो, ये तो किसान था। जुराब नहीं, जुराब तो बेसिकली फादर है, ठीक है, मुराद का। ओके, तो खुशरो नहीं, ये तो एक अजनबी मतलब रिश्तेदार था उसका। तो कौन है? आराम है। ऑप्शन सी करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ट्राइब टू विच मुराद बिलोंग? यानी कि क्या बोलते हैं, उस जनजाति का नाम बताओ जिसका संबंध मुराद से है। तो मुराद का संबंध किस जनजाति से था? वो था गारो ग्लानियन। किससे? गारो ग्लानियन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, हु वाज द सन ऑफ जोराब? तो जोराब का सन कौन है? तो अभी आपको मैंने बताया ही, कौन है? मुराद है। कौन है? मुराद है। अभी क्वेश्चन है बच्चों, वाई डिड जॉन वेरो नॉट अक्यूज मुराद ऑफ स्टीलिंग द हॉर्स टू ही रिकॉग्नाइज्ड हिज हॉर्स? यानी कि जब उसे पता चलता है कि मेरा ही घोड़ा है, लेकिन फिर भी वो मुराद को चोरी का इल्जाम नहीं लगाता है। ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसलिए, टू जॉन वेरो कुड रिकॉग्नाइज द हॉर्स, ही डिड नॉट ब्लेम मुराद ऑफ स्टीलिंग बिकॉज ही न्यू हिज पेरेंट्स वेल, ही न्यू दैट मुराद्स फैमिली एंड ट्राइब वाज फेमस फॉर हॉनेस्टी। यानी कि जॉन वेरे जो है, जो अपने घोड़े को पहचान लेता है उन बच्चों के हाथ में, ठीक है, उन बच्चों के पास है, फिर भी वो मुराद पे चोरी का आरोप नहीं लगाते। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके माता पिता को वो अच्छी तरीके से जानता था, और उनकी जो जनजाति थी, ठीक है, वो ईमानदारी के लिए ही जानी जाती थी, और उनका परिवार भी, इसीलिए उसने चोरी का इल्जाम नहीं लगाया, नहीं तो बहुत सारी बदनामी हो जाती है उसकी। ओके, अब इसमें आता है हमारा अथवा वाला, और अथवा वाला जो है आपका द टेल ऑफ द मेलन सिटी, इससे लिया गया है। आप इसे चाहो तो पढ़ लो, मैं सीधा आंसर बताता हूँ आपको। ओके, क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों, कि आफ्टर ऑल द आइडियाज एंड डिसीजंस द क्राउड वाज गेटिंग, अर्थात जब क्या नाम है, सब कुछ विचार, चर्चाएं, वाद विवाद, बहस के बाद में भीड़ को क्या मिला? ठीक है, बेसिकली द क्राउड वाज गेटिंग, तो क्राउड, भीड़ को क्या मिला? अम्यूज्ड हुई, यानी कि वो खुश हो गई। हॉरिफाइड, यानी कि डर गई। रेस्टलेस हो गई, यानी कि बेचैन हो गई। बोर्ड, यानी कि उबाऊ हो गई। तो क्या हुई थी क्राउड? वो रेस्टलेस हो गई थी। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड, आफ्टर रीडिंग द टेल ऑफ मेलन सिटी व्हाट डू यू थिंक ऑफ द किंग दैट वाज वन? यानी कि जब आप ये पूरे कविता पढ़ते हैं, एक प्रकार से है तो चैप्टर, लेकिन कविता एक तरीके की, तो आपको किंग के बारे में क्या पता चलता है? कोई एक बताना है। दैट वाज वन, तो किंग कौन है? किंग वाज अ फूलिश किंग, जो कि एक मूर्ख राजा है, ऐसा मुझे
इस कहानी के बाद पढ़ने में लगा। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज योर इंप्रेशन अबाउट द क्राउड इन द स्टेट, यानी कि आपका क्या इंप्रेशन है राज्य के बारे में जो भीड़ थी, कि वे जो है देवर नॉट गुड, बिल्कुल ठीक है। देवर क्या नाम है, सपोर्टर्स ऑफ देयर किंग, नहीं ऐसा तो था ही नहीं। देवर इनडिफरेंट टू हु सेट ऑन द थ्रोन, हाँ ये भी ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, डी ऑप्शन जो है ना, बोथ ए एंड सी, ये राइट है। ओके, अब एक क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट काइंड ऑफ किंग वाज द वन हु रूल्ड द किंगडम, व्हाट डिड ही अनाउंस, यानी कि राज्य पर शासन करने वाला राजा कैसा था और उसने क्या घोषणा की थी। द किंग ऑफ द स्टेट वाज जस्ट एंड पीसफुल नेचर, राज्य का जो राजा था वो न्यायप्रिय और शांतिपूर्ण स्वभाव वाला था। फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स ही अनाउंस्ड दैट एन आर्च शुड बी कंस्ट्रक्टेड दैट स्पैन्स द मेजर थोरोफेयर, यानी कि श्रमिकों के कल्याण के लिए उसने घोषणा की थी कि एक मेहराब का निर्माण किया जाएगा जो प्रमुख मार्ग तक फैली होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये वाला कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन 12 ये भी हो गया। अब यहां तक जो है ना बच्चों, यहां तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं क्वेश्चन 10, 11 एंड 12, जो कि आपके सारे के सारे MCQ बेस्ड थे। ठीक है, वापस से आते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 के। अब 13 में है बच्चों कि आंसर एनी टू आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 3 to 40 वर्ड्स। 3 मार्क्स के आपकी 3 क्वेश्चन है, किन्हीं मतलब 4 है, कोई 2 का आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड स्पीकर लर्न अबाउट एक्सटेंस ऑफ हेवन एंड हेल, यानी कि जो वर्णन करता है, जो स्पीकर है पोयम का, उसने स्वर्ग और नर्क के बारे में क्या जाना, क्या उसको पता चला स्वर्ग और नर्क के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एज स्पीकर ग्रू ओल्डर ही एक्वायर्ड रीजनिंग पावर, जैसे जैसे लेखक जो यानी कि जो कवि है वो बड़ा होता चला गया, उसके पास में रीजनिंग पावर आ गई। रीजनिंग पावर इन द सेंस कि तर्क शक्ति आई उसमें। ठीक है, ही रियलाइज्ड दैट हेल एंड हेवन would not be found in geographical books और एटलस, उसने देखा कि जो स्वर्ग नरक हैं ये तो भौगोलिक किसी बुक वगैरह एटलस मानचित्र में तो है ही नहीं। सिंस दे कुड नॉट बी लोकेटेड एनीवेयर, यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड मैप में वो कहीं पे छोटे पॉइंट पर भी लोकेटेड नहीं है। ठीक है, ही कंक्लूडेड दैट दे डिड नॉट एग्जिस्ट, उसने कहा ऐसा कोई चीज है ही नहीं। ही वुड बिलीव ओनली व्हाट ही कुड सी एंड फाइंड, वो सिर्फ उसमें विश्वास रखता था जो कि देख पाता था या फिर खोजता था, उससे में ही विश्वास रखता था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, हाउ इज फादर्स हेल्पलेसनेस ब्राउट आउट इन द पोएम, यानी कि आपको क्या बताना है कि कविता में पिता की बेबसी जो है वो कैसे उजागर की गई, ये आपको बतानी है। आइए देखते हैं। द फादर्स हेल्पलेसनेस इज क्लैरिफाइड ब्राउट अबाउट बाय द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड परसेप्शन ऑफ फादर एंड सन, यानी कि पिता और पुत्र की जो राय थी इसकी धारणा में अंतर के कारण वो पिता जो था वो अपने बेटे से एक अच्छा संबंध बाप और बेटे का नहीं बना पाया। ठीक है, अ फादर इज द बेस्ट फ्रेंड एंड एडवाइजर ऑफ हिज सन, यानी कि अपने बेटे के लिए वो एक अच्छा दोस्त और सलाहकार होता। हाउएवर देयर इज नो बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू, यानी कि इनमें से दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं बन पाया। इट सीम्स दैट द टू आर नॉट स्पीकिंग टर्म्स इवन वाइल लिविंग अंडर द सेम रूफ, यानी कि जब एक छत पर भी खड़े होते हैं, छत के नीचे रह रहे होते हैं, तब भी वो एक दूसरे से ज़्यादा कुछ बातें नहीं कर रहे होते हैं। द फादर फील्स हेल्पलेस दैट ही कांट शेयर व्हाट हिज सन लव्स, यानी कि वो अपने आप को हेल्पलेसनेस मानता है कि मेरा बेटा क्या पसंद करता है या क्या मुझे पसंद है, मैं उसे नहीं बता पाता। ये चीज़ें थी। ओके, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट परसेप्शंस वर मेड बाय द नरेटर बिफोर देयर राउंड द वर्ल्ड वोयाज, यानी कि जब वो अपना ये जो वर्ल्ड वोयाज के लिए विश्व भ्रमण करने के लिए जा रहा था तो उसने क्या तैयारी की जाने से पहले। तो क्या तैयारी की, द राइटर वांटेड टू गो अराउंड द वर्ल्ड वोयाज एज कैप्टन जेम्स कुक हैड डन अबाउट 200 ईयर्स अर्लियर, पिछले 200 साल तकरीबन 200 साल पहले जो जेम्स कुक नामक का एक कैप्टन था
उसने पूरी दुनिया की यात्रा की थी, तो ये इसलिए जाना चाहता था। फॉर अबाउट 16 ईयर्स बोथ ही एंड हिज वाइफ used to spend all their free time to improving their sailing skills on the British Sea। यानी कि क्या बोलते हैं, लगभग 16 सालों तक लेखक और उसकी पत्नी दोनों अपना सारा का सारा खाली समय ब्रिटिश समुद्र में अपने नौकायान को कुशल बनाने में बिताया करते थे। ठीक है। दे मेड अ 23 मीटर लॉन्ग बोट वेव वॉल्कर विद ग्रेट स्किल, यानी कि उन्होंने 23 मीटर लंबी एक वेव वॉकर नाव बनाई। उन्होंने सबसे खराब मौसम में इसका परीक्षण किया और आखिरकार जुलाई 1976 में उन्होंने अपनी यात्रा वर्ल्ड वॉयज की शुरू कर दी। विश्व यात्रा शुरुआत की जुलाई 1976 में। ठीक है, तो ये चीज़ें वही थी। अब सेकंड तो हो गया, लास्ट सेकंड। अब लास्ट देखते हैं। व्हाट इम्प्रेशन डिड द टू टाउन्स होर एंड डार्चेन लीव ऑन द ऑथर्स माइंड, यानी कि आपको बताना है होर और जो डार्चेन था, इन दो कस्बों के बारे में लेखक के मन में क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि लेखक के ऊपर या फिर लेखक ने क्या सोचा, क्या प्रभाव पड़ा, वो बताना है। तो होर वाज अ स्मॉल टाउन नियर मानसरोवर लेक, यानी कि होर क्या था, मानसरोवर के लेक के पास में एक छोटा सा कस्बा था या फिर शहर कह सकते हैं। ठीक है। इट वाज मिजरेबल प्लेस, यानी कि यहाँ की स्थिति जो थी होर की वो बहुत ही दयनीय थी। विद नो ग्रीनरी, क्योंकि यहाँ पे कोई हरियाली नहीं थी। द ऑथर फाउंड दिस प्लेस कॉन्टेनरी टू द अकाउंट ही हैड रीड अबाउट मानसरोवर लेक ही डार्क हर्बल टी इन दी कैफ देयर, यानी कि लेखक ने ये जो मानसरोवर झील है इसके बारे में कहानियां किताबों में पढ़ा था। ठीक है, जो पढ़ा था ये तो उसके विपरीत था, वहाँ कैफे में उनकी हर्बल चाय पी गई इसके द्वारा। ठीक है। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द राइटर्स वाज इन डार्चेन, और के बाद में फिर पहुंचा वो डार्चेन। डार्चेन वाज ऑल्सो अ डस्टी प्लेस एंड देयर वर हीप्स एंड डिब्रिज एंड गार्बेज लाइंग हियर एंड देयर, यानी कि लेखक का अगला जो भाग था वो डार्चेन में था। वहाँ पे धूल भरी जगह थी, इधर उधर मलबा जो था वो कूड़े में बेसिकली गिरा हुआ था। हिज कोल्ड हेड वॉज शेंड एंड ही वॉज अनेबल टू ब्रीथ, उसका जुकाम जो था वो फिर से आ गया, अब वो सांस नहीं ले पा रहा था। ही स्टेड अवेक फाइन, यानी कि उसको जागना पड़ा। देयर वर सम जनरल स्टोर्स इन द सिटी दैट सोल्ड चाइनीज गुड्स, कुछ उस सिटी में ऐसी छोटी छोटी जनरल स्टोर्स थी जहाँ पे कुछ चाइनीज गुड्स वगैरह मिला करते थे। ठीक है, तो ये आपका जो डे वाला था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, तो ये हो गया है आपका क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छे से कंप्लीट। चलिए अब 14 की बात करते हैं। अब 14 जो है वो आपकी स्नैपशॉट किताब है उससे लिया गया है। तो 14 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 3 नंबर के 2 हैं, आपको किसी एक का आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इंप्रेशन would you form a state where the king was just and placed? Answer in the context of the tale of Melon City। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप उस राज्य पर क्या प्रभाव डालेंगे जहाँ का जो राजा है वो न्यायप्रिय और शांत हो, इसके बारे में। तो लिखेंगे a state where the king was just and placed enjoyed peace, liberty and justice। एक ऐसा राज्य जहाँ का राजा न्यायप्रिय और शांतिप्रिय था, उसे शांति, स्वतंत्रता और न्याय प्राप्त था। द किंग वाज ट्यूटलर एंड सिंबॉलिक, जो राजा था वो नामधारी और प्रतीकात्मक जो है, ऐसा माना गया इसको। द सिटीजन्स enjoyed freedom of all kind, जिस प्रकार की उन्हें स्वतंत्रता चाहिए वैसे वो जीते थे। द रियल गवर्नेंस ऑफ द कंट्री वाज इन द हैंड्स ऑफ द सिटीजन्स, यानी कि जो मैन पावर है, ठीक है, जो मैन सरकार है वो किसके हाथों में होती है, वो होती है जनता के हाथों में। इन दी पोएम द टेल ऑफ मेलन सिटी द किंग हैड टू बी हैंग्ड एज द सिटीजन्स अल्टीमेटली वांटेड समवन टू बी हैंग्ड, यानी कि ये जो द टेल ऑफ मेलन सिटी स्टोरी है, इस कविता में राजा को फांसी दी जानी थी, क्योंकि नागरिक अंततः ये चाहते थे कि कम से कम किसी को तो फांसी दी जाए। द किंग कुड नॉट डिफीट हिमसेल्फ, और राजा अपने आप को बचा नहीं पाया। इवन थो द विशिष्ट मैन गेव द वर्डिक्ट दैट द आर्च वाज द रियल
culprit, but the citizens wanted someone to be hanged. यानी कि भले ही सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को यह निर्णय मतलब बुद्धिमान व्यक्ति ने निर्णय आकर दिया कि आर्क ही असली अपराधी था, लेकिन मतलब जिसने वो बनाया था वही असली अपराधी था, लेकिन नागरिक चाहते थे इस फांसी के फंदे पे कोई ना कोई तो चढ़े। एंड एट द एंड अल्टीमेटली अंततः राजा को फांसी दे दी गई। इससे ये पता चलता है कि ऐसे राज्य में जहाँ राजा न्यायप्रिय और शांत था, वहाँ की नागरिक जो राजा है इसके भाग्य से प्रभावित होते हैं, इसके द्वारा किए गए कार्य से प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब इसमें सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ अकॉर्डिंग टू यू कैन पीस अ लिबर्टी मेंटेन्ड इन द स्टेट, आंसर इट द टेक्स्ट ऑफ बैलेंसिटी। यानी कि आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है आपके अनुसार किसी राज्य में शांति और स्वतंत्रता कैसे कायम रखी जाती है। अपने विचार बताने हैं इस पोयम के रिलेशन में। तो बताएंगे पीस एंड फ्रीडम कैन बी मेंटेन्ड इन द स्टेट ओनली व्हेन लेजीज फेयर्स एक्सिस्ट, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंडिफरेंस बाय द किंग इन द एक्टिविटीज ऑफ द सिटीजन। किसी राज्य में यदि शांति और स्वतंत्रता कायम करनी है तो ये कभी मतलब तभी कायम रह सकती है जब हस्तक्षेप लागू हो, यानी कि नागरिकों की गतिविधियों में राजा के द्वारा हस्तक्षेप ना किया जाए। However, the king or government must maintain law and order in the absence of which anarchy may spread in the state। यानी कि राजा हो गया या फिर सरकार हो गए, इसे कुछ कानूनी और अपनी कुछ व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए जिसके अभाव में राज्य अराजकता फैल सकती है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो राज्य जो है उसमें दंगे वगैरह फैल सकते हैं। देयर शुड बी अ हैप्पी बैलेंस बिटवीन स्टेट इंटरफेरेंस and the rights of citizens. Only then can aspects peace and freedom to prevail in this stage। यानी कि राज्य के हस्तक्षेप और नागरिकों के अधिकारों के बीच एक संतुलन होना चाहिए। अच्छा, तभी राज्य में शांति और स्वतंत्रता कायम होने की उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से आपका ये जो है ना 6 नंबर के 2 क्वेश्चन है, इसमें से आपको किसी एक का आंसर देना है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला, इलेबोरेट ऑन द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर। यानी कि ऑथर और उसकी दादी के बीच में जो एक बॉन्ड था फ्रेंडशिप का, वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। When the author was still young, जब वो लेखक जो है वो अभी बचपन में ही था, मतलब थोड़ा सा बड़ा ही हो रहा था, his parents left for the city, leaving him to the care of his grandmother। और वो उसको छोड़ के चले गए, कौन, इसके माता पिता, शहर, किसके भरोसे, उसकी दादी के भरोसे, वही इसका लालन पालन पोषण करेंगे। They were good friends, दादी और पोते गुड फ्रेंड्स बने। She woke up him each morning, वो हर रोज सुबह पोते को जगाती, उसे नहलाती, ड्रेस्ड करती, प्लस्टेड हिज वुडन स्टेट, गेव हिम ब्रेकफास्ट देती उसे, वॉकड हिम टू स्कूल, और स्कूल तक छोड़ के आती। वाइल ही सेट द वरांडा लर्निंग, द ग्रैंड मदर शेट इंडीड द टेम्पल लीडिंग स्क्रिप्चर्स। जब बच्चा बरामदे में बैठ के पढ़ रहा होता था तो दादी मंदिर में जाके शास्त्र पढ़ती थी। When they settled in the city, they shared a common bedroom. When the writer was going abroad, जब राइटर जो था वो अब्रोड जा रहा था, here she went to the railway station to see him basically, ठीक है, but did not speak a word, only kissed his forehead। यानी कि जब वो अब्रोड जा रहा था तो उसकी दादी आई रेलवे स्टेशन, ठीक है, उसको सी ऑफ करने के लिए कोई शब्द नहीं बोला, बस माथे पे एक प्यार भरी किस कर दी। ठीक है, द राइटर क्रिस्ड दिस एज देयर लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट एज शी वाज गोइंग अवे फ्रॉम 5 years। यानी कि 5 सालों के लिए अब ये एक लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट था दादी के लिए। ठीक है, बट हिज ग्रैंड मदर वॉज देयर टू रिसीव हिम बैक। उसकी दादी ने बोला मैं यहाँ पे हूँ तो मैं वापस लेने के लिए। इन द इवनिंग शी कलेक्टेड, और उसी शाम उसने एकत्र किए, she collected women from the neighborhood and beat the drum and sang for us the homecoming of the warriors। यानी कि एक योद्धा की तरह जब कोई वापस आता है तो ऐसे ही
उसके लिए आसपास की महिलाओं को बुलाया, फिर उसने ढोल ताशे बजवाए। वो द फर्स्ट टाइम सी मिस्ड हर प्रेयर, पहली बार ऐसा हुआ कि उसने अपने मंदिर की प्रेयर को मिस कर दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ थी। एंड सेकंड क्वेश्चन, व्हाट लेसन्स डू वी लर्न फ्रॉम सच हैजार्ड एक्सपीरियंस व्हेन वी आर फेस टू फेस विद डेथ। यानी कि आपको क्या बताना है कि क्या बोलते हैं, जब हम मौत के सामने होते हैं तो ऐसे खतरनाक अनुभवों से हम क्या सीखते हैं। यानी कि कई बार ऐसा होता है ना कि सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि बस अब इस दुनिया से विदाई हमारी पक्की है, तो ऐसे सिचुएशन से हम क्या सीखते हैं वो हमें बताना है। तो क्या सीखते हैं, आइए देखते हैं। हैजार्ड्स एक्सपीरियंस में ब्रिंग अस फेस टू फेस विद डेथ, बट दिस टीच अस मैनी इंपॉर्टेंट लेसन्स ऑफ कंडक्ट। यानी कि खतरनाक अनुभव हमें मौत के सामने ला सकते हैं, लेकिन वे हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें भी सिखाते हैं। ये सिखाते हैं लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज अ बेड ऑफ रोजेस। यानी कि जो हमारा जीवन है ना, वो हमेशा गुलाबों से भरा हुआ नहीं रहेगा। गुलाब में भी, गुलाब के फूल को कांटों की जो वो टहनियाँ होती हैं उससे ही निकाला जाता है। वी मस्ट रिएक्ट टू डेंजर्स एंड रिस्क विद पेशेंट एंड फोर्टिट्यूड। यानी कि हमें विभिन्न प्रकार के खतरे जो हैं और जो रिस्क हैं वो लेने ही पड़ेंगे। ठीक है, एडवर्सिटी इज द ट्रू टेस्ट ऑफ कैरेक्टर। यानी कि क्या बोलते हैं, विपरीत परिस्थिति ही हमारे सच्चे चरित्र की परीक्षा होती है। द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज जज बाय पुटिंग इट इन फायर। यानी कि जब आग में सोना जाता है तभी उसकी शुद्धता मापी जाती है, ये इनके इतने कैरेट का है, ये इतने कैरेट का है। द हैजार्ड्स एक्सपीरियंस ब्रिंग आउट द बेस्ट इन अस। यानी कि क्या बोलते हैं, खतरनाक अनुभव हमारे अंदर के अंदर जो है वो अपने बहुत सारी जो कमियां हैं उनको बाहर निकालते हैं। कोवर्ड पर्सन्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। यानी कि जो कमजोर व्यक्ति होता है, ठीक है, और जो रिस्क लेने से डरता है, वो जीते जी भी कई बार मर चुका होता है। Fear is a negative feeling and leads to inactivity and subjects us to dangerous circumstances such as sailors or soldiers who lose hope, lose the battle against the odds in life. On the other hand, person with self-confidence, courage, resourcefulness, and presence of mind face all the dangers boldly and क्या नाम है, हाँ, बोल्डली एंड ओवरकम ऑल डिजास्टर्स। यानी कि डॉक्टर जो है वो एक नकारात्मक भावना को खत्म करता है। ठीक है, दूसरी ओर आत्मविश्वास, साहस, साधन संपन्न और सूझबूझ वाले सभी व्यक्ति जो हैं वो खतरों का साहसपूर्वक सामना करते हैं। ठीक है, और जिनमें ऐसा नहीं होता है उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ओके, और एक दो लाइन है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जो कि आपकी सेकंड बुक जो है स्नैपशॉट इससे लिया गया। ठीक है, 6 नंबर के 2 क्वेश्चन है, आपको बस एक का आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एंड्रयूस विजिट टू मॉर्गेन्स गेव हिम प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन दैट ही हैड नॉट अचीव्ड अर्लियर। एंड्रयू जो था, एंड्रू मॉन्सन, ये बेसिकली मॉर्गन के घर में क्यों गया था, इसलिए गया था ताकि उसे खुशी और सेटिस्फैक्शन दे सके। ठीक है, जो कि अभी तक नहीं मिला था उसको अपने पिछले 20 सालों में। तो ऐसा क्या था वो आपको बताना है। एंड्रयूस विजिट टू मॉर्गन्स ब्राउट हिम जॉय एंड सेटिस्फैक्शन दैट ही हैड नॉट रिसीव्ड बिफोर आफ्टर 1.5 लेवर ऑफ द बेबी वाज बोर्न लाइफलेस एट 3:30। तकरीबन 3:30 के आसपास जब बेबी हुआ सुसैन का, तो वो ब्रीथलेस पैदा हुआ। एज द मदर ले अनकॉन्शियस एंड हर पल्स ऑलमोस्ट स्टॉप्ड। यानी कि एक माँ होने के नाते जब उसे पता चला तो वो बेहोश हो गए। ठीक है, फिर ही इंजेक्टेड द मेडिसिन इन द स्ट्रगल टू रिवाइव द लाइफलेस सुजन मॉर्गन। यानी कि सुजन मॉर्गन के एक इसने सुई लगा दी, ठीक है, मेडिसिन दे दी। विद इंटेंस इफर्ट्स हर हार्ट बीट बिकम स्टेबल। और जैसे ही उसको ये इंजेक्शन वगैरह दिया गया तो उसकी हार्ट बीट जो थी वो स्टेबल हो गई। फिर बच्चे की बात आती है,
हिज अटेंशन वाज ड्रॉन टू द लाइफलेस चाइल्ड, जब माँ को सही कर दिया उसने फिर इसके ध्यान गया बच्चे पे। द कंडीशन वाज caused by lack of oxygen in the child's food and artificially induced method of respiration, मूविंग द चाइल्ड फ्रॉम द बेसिस अनदर फ्रॉम 15th माइनस। वो जो एक था ना एक्सपोरिया कुछ ऐसी एक बीमारी थी इसको, मतलब जब शुरुआती बच्ची की डिलीवरी होती तब ऐसा ही होता है, तो ये इसकी थोड़ी ज़्यादा थी, जिससे ना तो CO2 ले पा रहा था, ना ही बाहर निकाल पा रहा था, और ना ही तो O2 ले पा रहा था, ना ही तो O2 बाहर छोड़ पा रहा था। ये दिक्कत थी इसकी, ठीक है। तो अब इसको सही करने के लिए क्या किया गया, उसने 2 बेसिन लिए, एक बेसिन में गर्म पानी, एक बेसिन में ठंडा पानी, रगड़ता गया लेकिन काम नहीं बना। और आखिरी में हड़ थाड़ के क्या किया उसने, बच्चे को हाथ में उठाया, एक तौलिया ली, फिर उसे थोड़ा सा स्मैश किया, यानी कि थोड़ा सा इसको रगड़ा, तो ये बेसिकली इसने थोड़ी सी सांस लेनी शुरू कर दी थी, ठीक है। एट द लास्ट रिजॉर्ट रब्ड द बेबी विद द रफ टॉवल, उसके बाद में एक मिरेकल हुआ और उसने सांस लेनी शुरू कर दी थी। तो इस प्रकार से मॉर्गन के घर में जब एंड्रयू मॉन्सन जाता है तो इस प्रकार से उसे खुशी, सेटिस्फैक्शन सब कुछ मिलता है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। ओके, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के अथवा वाले की। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बड़े ध्यान से समझना। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वाई डिड द टू बॉयज सडनली रिटर्न द हॉर्स व्हेन दे हैड प्लान टू कीप इट फॉर लास्ट 6 मंथ, यानी कि ऐसा क्या रीजन हुआ कि अचानक से बच्चों ने, आराम और मुराद ने उस घोड़े को वापस कर दिया, जबकि उन्होंने योजना प्लानिंग बनाई थी 6 महीने तक उसे अपने पास रखने की। तो ऐसा क्या हुआ कि अचानक से वापस कर दिया उसने, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। इसके 2 स्टैंजा हैं। सबसे पहला, ऑल्थो द टू बॉयज हैड प्लान टू कीप द हॉर्स फॉर लास्ट 6 मंथ, यानी कि तकरीबन 6 महीने तक उसको छिपाने का इन्होंने तरीका सोचा था। व्हेन दे एक्सीडेंटली मीट जॉन वेरो, अचानक से जब वो जॉन वेरो को मिलते हैं, जो कि एक फार्मर थे। कौन से फार्मर, वे किसान जिसका इसने इन दोनों ने मिलकर घोड़ा चुराया था, ठीक है। द फार्मर examined the horse and told him that if he did not know his parents, he could swear that the horse was his own horse which had been stolen from him several weeks ago। यानी कि अगर ये जो है ना किसान जॉन वेरो ये कहता है कि अगर मुझे तुम्हारे माता पिता के बारे में पता नहीं होता, ठीक है, तुम्हारी जनजाति के बारे में पता नहीं होता, ईमानदारी के बारे में पता नहीं होता, तो डेफिनेटली मैं तुम्हारा हाल बहुत बुरा करता, लेकिन मुझे पता है तो तुम अपने आप ईमानदारी से वापस कर देना, कुछ ऐसा था, ठीक है। ही शेड हिज फैमिलीज रेपुटेशन फॉर ऑनेस्टी वाज वेल नोन टू हिम एंड सो ही फेल्ट कंफर्टेबल सेइंग दैट दिस हॉर्स कुड बी द ट्विन ऑफ देयर स्टोलन हॉर्स। व्हाट जॉन वेरो टोल्ड देम opened the eyes of both boys, especially Morad, and they become conscious of how precious and strong their family's reputation for honesty was, and so they were determined not to tarnish that name and reputation। यानी कि उनकी जनजाति, उनके परिवार की, उनके समुदाय की जो रेपुटेशन थी, अगर वो उस एक घोड़े के चोरी की वजह से गिरती तो उनके लिए बहुत ही शर्मनाक बात थी। तो इसलिए क्या किया उन्होंने, घोड़ा फिर वापस कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर इस वीडियो के अंदर क्लास 11th के अपने इंग्लिश के एनुअल यानी कि फाइनल एग्जाम के लिए जो हमारा 4th सैंपल पेपर है, इसको कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में समझ लिया, यानी कि पार्ट 2 हमारा इस वीडियो में पूरा हो गया है, ठीक है। पार्ट 2 यानी कि सेक्शन नंबर C लिटरेचर वाला, अब ये हमारा पूरा हो गया। अब सुनो ध्यान से, जैसे कि आपको पता है कि इस वीडियो के डालते ही 1 से 2 दिन और बचे आपके पास में, तो इन 1 से 2 दिन के अंदर ही हम आपको कम से कम 4 से 5 और सैंपल पेपर करवाएंगे, ठीक है। 4 से 5 सैंपल पेपर और होंगे आपके लिए। 4 तो ये हो गए, 4-5 और ऐड कर लो तो मतलब 8 से 10 टोटल हो जाते हैं, ठीक है। तो आई बटन के अंदर यहाँ पर हर एक सैंपल पेपर की वीडियो मैंने ऐड कर दी है, आप देख लीजिएगा। कोई वीडियो मिस हो जाए, कोई लाइव सेशन मिस हो जाए तो वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप सभी के लिए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, साथ ही साथ वन शॉट हो गए, ये ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो जाके देख लेना बच्चों। बाकी आप सभी बच्चों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके आप हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक बता सकते हैं मुझे। और हाँ बच्चों, एक चीज़ और देखो, दरअसल होता है कि एग्ज़ाम के टाइम पे ना
हम आपके लिए एक एक दिन में 8 से 10 वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपके पास में नोटिफिकेशन नहीं आता होगा। तो इसलिए आप सारे बच्चे जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं कि जो लिंक होता है वीडियो का वो इस टेलीग्राम में शेयर कर देते हैं, ताकि अगर आपके पास में नोटिफिकेशन नहीं आया ना यूट्यूब से, तो कम से कम टेलीग्राम से तो आ जाएगा, ठीक है, इस चैनल से। तो उसको ज्वाइन जरूर करना और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, और आप चाहो तो हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। तो चलो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले सैंपल पेपर नंबर 5 की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपनी तैयारी करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।